मैम डाउट है लेकिन लास्ट सेशन का नहीं है। कोई भी डाउट ओवरऑल? मैम अपने वो फिजिशियन परफॉर्मेंस का जो पेज बनाया था ना, हाँ, उसमें वो जो लाइन चार्ट है वो उसमें मतलब एक्सेस कैसे लेने, क्योंकि मैंने बाय मंथ लिया है, उसमें स्ट्रेट लाइन आ रही है एफटी की। एक सेकेंड। फिजिशियन परफॉर्मेंस। कौन से वाले पेज में एफटी आपने बाय मंथ लिया है? फिजिशियन परफॉर्मेंस में यस मैम। क्या प्लॉट कर रहे हो? वो एफटी बाय टाइमलाइन जो था ना क्वेश्चन, फिजिशियन वर्कलोड ओवर टाइम। अच्छा, ओवर टाइम के लिए तो एफटी का तो ऐसा है कि एफटी, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है नंबर्स में, क्योंकि वो 0 से 1 के बीच में ही लाइक कर रही है। तो या तो ट्राई करो उसमें स्कैटर प्लॉट बना लो। अच्छा मैम, स्कैटर स्कैटर, प्लॉट बना लूँ? हाँ स्कैटर ट्राई करो उसमें, बिकॉज लाइन चार्ट में वो एक ही लाइन दिखा देगा, मतलब वो होगा थोड़ा बहुत माइनर माइनर डिफरेंस होगा, बट वो लाइन चार्ट में नहीं आ पाएगा। ओके मैम। या फिर लाइन चार्ट में मैंने भी ये ट्राई किया था, एक्सेस भी मैंने एडिट किया था, मैंने एक्सेस का मिनिमम मैक्सिमम भी एडिट करके देखा था, बट इट वाज नॉट शोइंग एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। अच्छा तो मैम बाय मंथ लूँ या फिर बाय डेट लूँ? बाय, अच्छा एक मिनट रुको, बाय मंथ ले लो, डेट भी ले सकते हो, नहीं स्कैटर मैम, जैसे भी तुम्हें बनाना टाइम के टाइम। क्या देंगी? क्या? नहीं, अगर मैं बाय मंथ लेता हूँ तो फिर मंथ तो 12 ही होते हैं, तो एक मंथ में अगर 12 दिन काम किए तो वो 12 के 12 डॉट 6 की जगह आ जाएंगे। हाँ, दैट इज ऑल्सो केस। मैं करके देखता हूँ एक बार। स्कैटर प्लॉट हम दो डायमेंशन किस पे बना सकते हैं, एक तो हम ये देख सकते हैं कि बाय फिजिशियन होना चाहिए कि मतलब नहीं फिजिशियन तो फिर वो स्कैटर ऐसे एक लाइन बना देगा। अ, ठीक है, इसके बारे में सोचते हैं कि इस पे क्या बना सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ओके मैम। अदरवाइज इसमें टेबल मोस्ट फिजिबल लगी, इसलिए मैंने भी टेबल ही बनाई है, क्योंकि आप फिर वहीं पे फिल्टर करके देख सकते हो, अगर अगर कोई भी फिजिशियन का एफ टी 1 है तो दैट इज कि वो ऑक्यूपाइड है, फुल्ली ऑक्यूपाइड है, राइट? अब उनको उससे ज्यादा काम नहीं दिया जा सकता है। एंड अगर उनका एफ टी 1 से कम है तो दैट इज कि उनके पास में थोड़ा थोड़ा टाइम है टू अकोमोडेट वर्क। और उसमें फिर या तो हम वैसे जैसे हमने गेज चार्ट बनाया था ना, हाँ मैम। वैसा देखते हैं कि गेज चार्ट में कि कितने परसेंटेज ऑफ डॉक्टर्स जो हैं जिनका एफ टी 1 है। ठीक है? नहीं मैम, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, फिजिशियन का नेम और वो सब तो लाना ही नहीं है। नहीं, नेम नहीं, मैं नंबर पे ही बात कर रही हूँ कि ओके। कितने नंबर ऑफ फिजिशियन या कितने परसेंटेज ऑफ फिजिशियन ऐसे हैं जिनका एफ टी 1 है, मतलब जो ऑक्यूपाइड है, फुली ऑक्यूपाइड है। ठीक है? तो और फिर तो हम अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि अम, मतलब ऐसे हम क्वार्टाइल सेट कर देंगे ना कि 75 कितने का है, 80 कितना है उनका, फिर उनके हिसाब से अलग अलग टाइम स्लॉट्स निकाल लेंगे कि हाँ इनको इतना 1 घंटा दे सकता है, ये 10 घंटे दे सकता है, इनकी यहाँ पे ड्यूटी लगा सकते हैं गेट चार्ट आप में वैसे। उसके लिए हमें थोड़ा टेबल में एडिट करना पड़ेगा। ये कर सकते हैं कि जैसे एफटी के अकॉर्डिंग आप परसेंटेज निकालो और परसेंटेज के आप स्लॉट्स बना के और फिर उसमें उसके साथ आप मे बी बार चार्ट या कॉलम चार्ट यूज कर सकते हो। ये भी मैं कर अच्छा आइडिया। देखता हूँ। हाँ। एनी अदर क्वेश्चन? या श्रद्धा? Ma'am, in the patient analysis page, you asked to create a column with the age group. Uh, so राइट। actually, you
said to create the interval was 10 years for each class. But I was trying to do different like adults, children, or senior citizens. But Hmm. it is showing an error. What error it is showing? Um, one So sec. you must be taking only 3 or 4 groups. तो आपने लाइक ऐसे प्लेस कर दिया होगा 0 to 15 or 20, maybe 0 to 10 or 11 will be children and Wait, I'm showing the screen. right, okay. Actually, I can't understand what is it written in the error. Show me. Are you sharing your screen? Yes, ma'am. Token literal expected if patient age is greater than equals to 0 and smaller than equals to 12, then children. और आपके फर्स्ट लाइन में ही एरर है यहाँ पे। अच्छा, आपने गैप दे दिया है स्मॉलर देन और इक्वल्स के बीच में। एक बार वो Okay, okay. गैप हटाओ। नाउ इट विल नॉट शो एरर। सेम चीज आई थिंक आपने कहीं और भी करी है। हाँ, अब ठीक है। Okay, okay. ठीक है, Okay. नाइस। दिस वन इज ऑल्सो गुड। हम 3-4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। Okay, actually, I was not understanding the error what is written here. So, नो प्रॉब्लम। तो अगर जैसे आपको एरर आती है ना, जैसे अभी तो आप लोग मुझसे पूछ लोगे, बट ट्राई टू रीड अबाउट एरर्स ऑल्सो। तो हमें ना एरर्स के बारे में भी, जैसे अभी आपको टोकन की एरर आई, सो व्हाट आर टोकन्स, व्हाट आर दे यूज फॉर, सिंटेक्स एरर क्या होती है, उनके बारे में पढ़ो। ठीक है, देर आर सर्टेन काइंड ऑफ एरर जो कॉमन होती है, कुछ हमें डेली लाइफ में आ जाती है। तो उनको ना मतलब एरर्स को भी रीड करना सीखो कि एरर क्या आ रही है। तो हमें ना उसके हिसाब से चीजें देखनी है कि अगर मतलब टोकन एरर है, दैट मीन्स हमारे किसी साइन में कुछ लिखने में हमें ना वो हो गई, गलती हो गई है, तो उसको हमें देखना है। अगर सिंटेक्स एरर है तो हम अगर कोई चीज लिख रहे हैं तो उसमें सिंटेक्स हमें चेक करना है कि अच्छा सिंटेक्स में कुछ गड़बड़ हो रही है, शायद कोई चीज ऊपर नीचे लिख दिया हमने। okay. तो रीड अबाउट एरर्स ऑल्सो, इट विल हेल्प यू like debug things. Okay, okay. Hmm. Okay, I'm stopping sharing. Sure. और किसी को कोई डाउट? आई थिंक मतलब अब तक तो सबने डैशबोर्ड बनाना शुरू कर दिया होगा। सत्या, अभी डेटा देखा है एक बार या फिर अभी भी वही है कि बिजी रह रहे हैं आप? एम आई ऑडिबल? अच्छा, सत्या ने कल हैंड रेस किया था कि उन्होंने अभी तक डेटा ही नहीं देखा है। और भी कोई है ऐसे जिन्होंने अभी तक डेटा ही नहीं देखा कि क्या है, कैसे है, किस पे काम करना है? कल मुझे किसने डैशबोर्ड दिखाया था अपना? नाथन ने, हाँ।
जतिन, आपने डैशबोर्ड बना लिया? Have you started Yes, ma'am. working on it? Yes, ma'am. Can you show me the progress? Sure. Okay. मैम मेरे को इसमें एक दिक्कत आ रही थी। मैम मेरा मैप इसमें शो नहीं कर रहा, पता नहीं कुछ एरर बता रहा था। क्या एरर आ रही है? देखो, दिखाओ। पेशेंट एनालिसिस पेज पे यूज कर रहे हैं ना हम ऐप? पेशेंट एनालिसिस पेज पे जाओ। यहाँ पे आपने कुछ कॉलम्स यूज नहीं कर रखे। Map and fill map visual aren't enabled for your org. Contact your tenant admin. आपने मतलब कौन सी आईडी से लॉगिन कर रखा है पावर बीआई? मैम कौन सी, मतलब मैंने जो बनाया था? नहीं, ये आपने जो पावर बीआई में लॉगिन कर रखी आईडी जो मुझे ऊपर दिख रही है जतिन भगतानी के नाम से, तो वो आपने अपने पर्सनल ईमेल आईडी से करी है या फिर कंपनी क्रेडेंशियल से करी है? नो मैम, पर्सनल। अच्छा, पर्सनल ईमेल आईडी से करी है। सो इन दैट केस आपके पावर बीआई में कोई परमिशंस अभी डिसेबल हैं, उसकी वजह से आप फील्ड मैप नहीं कर पा रहे हो। सी डिटेल्स में जानना, देखना क्या एरर है, ये कहाँ से करेक्ट होगी। मैम ज्यादा कुछ नहीं है, एक ये ऑप्शन होता है कि फील्ड मैप और वो सब इनेबल करने का, मेरे भी हाँ। आया था, मैंने भी किया है ये हाँ, जो हाँ। यहाँ मैम मैंने वो पे है ना, एनेबल कर दिया, फिर भी नहीं हो रहा मैम। नहीं इनेबल करने के बाद एक बार रिफ्रेश करना है इसको या फिर बंद करके वापस चालू करना, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेता है, 5-10 हाँ, मिनट लेता है। इनेबल करना, उसके बाद फाइल सेव करना, बंद करके फिर रीओपन करना। ओके मैम। ये प्रोसेस करके देखना, क्योंकि कुछ ऑप्शंस रहते हैं जो बाय डिफॉल्ट पावर बीआई में डिसेबल रहते हैं, तो आपको सेटिंग्स में जाके वो इनेबल करने पड़ेंगे। मैंने इसलिए पूछा कि आपकी पर्सनल ईमेल आईडी या ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल आईडी है, क्योंकि अगर आपने किसी कंपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर रखा होगा डैशबोर्ड में और उन्होंने आगे से परमिशन को डिसेबल करा है, तो वो आप इनेबल नहीं कर पाओगे, वो एडमिन टीम संभालेगी। पर अगर ये आपकी पर्सनल ईमेल आईडी है तो आप पावर बीआई में जाके कर सकते हो। ओके मैम, एक बार फिर भी आप एक बार देख लो कैसा बना है। हाँ, बाकी पेजेस हम देख लेते हैं, उसके बाद में वी कैन सी कि क्या फीडबैक्स है। ओके, गो टू पेशेंट एनालिसिस पेज। ठीक है, डिटेल पेज पे चलते हैं। नहीं, वो यूज करो, हाँ, बटन। एक बार डेमोग्राफिक व्यू पे फिर से जाना। मुझे लग रहा है कि जो ये कॉलम चार्ट है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो कॉलम चार्ट और पाई चार्ट है, ये इनका साइज ना दोनों पेजेस में थोड़ा डिफरेंट है, हल्का सा डिफरेंट है। एक बार फिर से डिटेल व्यू में चलना। तो जब
जब हम इस तरह के पेजेस बनाते हैं ना कि हम एक व्यू में चेंज कर रहे होते हैं या बुक मार्क्स का यूज कर रहे होते हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो भी एलिमेंट्स है जो चेंज नहीं होने वाले हैं पेज में, वो एग्जैक्टली सेम साइज और विड्थ के होने चाहिए। अदरवाइज पेज जैसे ही चेंज होगा वो उनके चेंजेस बहुत आसानी से दिखाई देते हैं, साफ साफ दिखते हैं एकदम। ठीक है, तो ये चीज एक बार आप चेक करना। फिजिशियन एनालिसिस पेज पे चलो। इसको ड्रिल थ्रू करो और नहीं, किसी भी कॉलम पे क्लिक करो, उसके बाद ड्रिल होगा। राइट क्लिक करो उस पे, हाँ ठीक है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अच्छा ठीक है। ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ठीक है ओके। फर्स्ट पेज पे आ जाओ फिर। देखो, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड एंड परफेक्ट। कुछ माइनर चीजें हैं, जैसे कि जो ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन टाइप का आपने डोनट चार्ट ले रखा है, उसके लेजेंड्स हैं, वो मुझे पूरी तरह से क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे हैं। राइट, वो जो एडजस्टमेंट में डॉट 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 आ जा रहा है उसको थोड़ा इग्नोर मतलब करा जा सकता है। आप थोड़ा इसका साइज शिफ्ट करोगे तो वो चला जाएगा। ओके मैम। आपके लेजेंड्स ना क्लियर होने चाहिए और लेजेंड्स का टाइटल भी क्लियरली दिखाई देना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट। नेक्स्ट इज पेशेंट एनालिसिस पे जब आप आओगे तो वहां पे आपने जो पाई चार्ट में कलर्स यूज कर रखे हैं, राइट, वो थोड़े से सिमिलर कलर्स हैं। मतलब मुझे देखने में डिफरेंशिएशन दिख रहा है, पर वो सिमिलर शेड ऑफ कलर्स हैं। तो क्योंकि हम देखो मेल फीमेल का डेटा दिखा रहे हैं वहां पे, ठीक है, अपोजिट जेंडर्स हैं, सो वी कैन यूज कंट्रास्टिंग कलर्स। ठीक है, तो वहां पे कलर्स का थोड़ा सा देख लो कि कोई दूसरा कलर यूज कर सकते हैं। ब्लू के साथ में भी लाइट ब्लू यूज कर लो, रेड यूज कर लो, देयर आर मेनी अदर कलर्स। ओके मैम। ठीक है, उसके अलावा फिजिशियन एनालिसिस पेज पे आना एक बार। यहाँ पे मैंने क्या देखा था? ये हाँ, ये परसेंटेज देखा था। फनल चार्ट जो अभी हम बना रहे हैं, एक्चुअली फनल चार्ट मैंने ना यहाँ पे सिर्फ सिखाने के पर्पज से ले लिया था। एक्चुअली एक तो ये डेटा टाइप भी नहीं है फनल चार्ट वाला, और नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे परसेंटेज का कोई सेंस नहीं बन रहा है। मतलब कि वी आर शोइंग ग्रॉस चार्जेस बाय फिजिशियन स्पेशलिटी, तो परसेंटेज फनल चार्ट में क्या रोल प्ले करते हैं? फनल चार्ट में हम कुछ वी कैन से कुछ जैसे प्रोसेस वाला डेटा शो करते हैं। अभी मैं बताऊंगी डेटा जब हम अभी डिस्कस करेंगे कि कौन से विजुअल में किस तरह का डेटा हम यूज करते हैं। तो फनल चार्ट में ना हम कुछ प्रोसेस वाला डेटा यूज करते हैं कि जैसे अगर कोई हमने डैशबोर्ड बनाया है जिसमें हम किसी इंडस्ट्री का कोई प्रोसेस मॉनिटर कर रहे हैं कि लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट था, वो पहले रॉ फेज में था, फिर उसको थोड़ा और मॉडिफाई किया, सो देन वो मतलब असेंबल होने के लिए गया, असेंबली से निकला, देन उसमें पेंट हुआ, कलर हुआ, सो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, सो स्टेजेस में हम परसेंटेज ऑन रखते हैं क्योंकि फिर हम देखना चाहते हैं कि अच्छा ठीक है, कितना परसेंटेज ऑफ ग्रोथ हो रहा है मेरे पर स्टेज में, उसके लिए। तो यहाँ पे परसेंटेज का कोई सेंस मुझे समझ नहीं आ रहा, सो वी कैन टर्न इट ऑफ। ठीक है, एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, so like class, the reviews I am giving on any dashboard, कोई भी जो शेयर कर रहा है,
सो इट इज फॉर एवरीवन। तो अगर किसी ने भी सेम चीजें कर रखी हैं सो दे कैन पे अटेंशन एंड वो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक दिस पेज वाज फाइन। Yeah, otherwise everything is on place. It is good. Good work. Anyone else who wants to share their progress on the dashboard? Today's class. कल हमने क्या क्या पढ़ा था? Yes, यमन. हम रिव्यू हम शेयर करूं स्क्रीन। Yes. आफ्टर दिस वीक, लाइक नेक्स्ट वीक तक आप लोग को नए डेटा पे भी डैशबोर्ड बनाना है। सो अगर आप अभी जो हमने डैशबोर्ड खुद क्लास में साथ में बनाया है उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि चीजें कैसे करनी है। एक सेकेंड, ये किसने शेयर किया है? मैम यमन। तुमने और जतिन ने साथ बैठ के डैशबोर्ड बनाया था क्या, या किसी ने डैशबोर्ड कॉपी पेस्ट किया है किसी का? हम हेल्प ली थी मैम। क्योंकि फाइल का नाम भी सेम है। मैम उसी ने बोला था मैम फ्रंट एंड और बैक एंड का अलग अलग होगा मैम, जब अपन पब्लिश कर देते तो फ्रंट एंड आ जाएगा। और कलर्स भी एकदम सेम यूज करे हैं तुम लोगों ने। अच्छा एक मिनट, गो टू पेशेंट एनालिसिस। अच्छा, यहाँ पे आपका मैप दिख रहा है बट जतिन आपका नहीं दिख रहा, तो यमन आपको हेल्प करनी चाहिए थी ना। मैम उसके प्रॉब्लम आ रही थी मैम, मैंने ट्राई भी किया था उसके हेल्प करने की मैम, उसके वहीं से एरर आ रही है मैम, मेरे भी वो प्रॉब्लम आई थी। अच्छा, फिर तुम्हारी कैसे ठीक हुई? मैम मैंने वो इनेबल कर दिया मैम, इसके इनेबल करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा मैम फाइल और सेटिंग पे जाके सिक्योरिटी के अंदर जाके फिर एक ऑप्शन था। हाँ वहीं पे होता है। ठीक है, शेयर करो फिर से, स्क्रीन शेयर करो। पर यार एकदम एग्जैक्ट बना दिया तुम लोगों ने। थोड़ा तो डिफरेंस रखते। हम सेम क्लास में है ना, तो मतलब जब सेम क्लास में ऐसी चीजें होती है ना तो फिर पता है प्रोफेसर यही मानते हैं कि कॉपी किया गया है, या तो उसने आपका कॉपी किया है आपने उसका कॉपी किया है। नो मैम थोड़ा तो इनोवेशन, कुछ कलर्स चेंज कर देते हैं एटलीस्ट। ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ओवरव्यू पेज पे आते हैं। सेम प्रॉब्लम, जो चीज मैंने बताई यहाँ पे, लेजेंड जो है थोड़े से मतलब आप वो विजुअल को थोड़ा सा एक्सपैंड करोगे तो वो ठीक से दिखने लग जाएंगे, अदरवाइज ठीक है। पेशेंट एनालिसिस पे मैंने एक और फाइल बनाई तो थी लेकिन वो डिलीट हो गई, मतलब लैपटॉप खराब हो गया, वो ये दूसरा लैपटॉप है मैम। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पेशेंट एनालिसिस पे चलो। पेशेंट, फिजिशियन नहीं, पेशेंट। ठीक है, जो फीडबैक मैंने जतिन को दिया है वो मैं अभी अवॉइड करती हूँ, अदरवाइज ठीक है। अब यहाँ से डिटेल व्यू बटन यूज करके डिटेल पेज पे जाओ। अब देखो सेम थिंग, अगर आप पेशेंट एनालिसिस पेज पे बटन का शेप
राउंडेड कॉर्नर से रख रहे हो, तो यहाँ डेमोग्राफिक व्यू में बटन का शेप अलग कैसे हो गया, मतलब उसके कॉर्नर शार्प कैसे हैं? सेम बटन अगर आप यूज करें तो सेम तरह का शेप होना चाहिए उसका, फॉन्ट सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। और जब आप विजुअल्स का यूज कर रहे हैं तो विजुअल्स का साइज भी दोनों पेजेस में सेम होना चाहिए, एकदम ओवरलैपिंग लगना चाहिए, और जो विजुअल चेंज हो रहा है वो सेम साइज में चेंज होना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज प्लेसमेंट का डिफरेंस दिखाई देता है डैशबोर्ड में। चलो ठीक ओके है, मैम। फिजिशियन एनालिसिस पेज पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे भी वही परसेंटेज वाला प्रॉब्लम, अदरवाइज थिंग्स आर लुकिंग गुड। यहाँ से ड्रिल थ्रू करो, ड्रिल थ्रू पेज पे। ओके, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे चलो। ठीक है, यहाँ पे आप टारगेट ऐड कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, अदरवाइज इट इज ओके। मैम पेमेंट वाला पेज अभी रह रहा है मैम। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। सो ये पेजेस तो क्या थे कि ये तो हमने साथ में बनाए थे, ठीक है? अब महिमा, वी आर यूजिंग द, I think what was the name of file? Data science, data course, data something, ऐसे कुछ नाम था ना फाइल का? हाँ, सो वो उन फाइल्स का डेटा यूज करके दे कैन मेक अ डैशबोर्ड, और मे बी अटेंडेंस का जो डेटा था, डेटा प्ले के अटेंडेंस डेटा, उसको यूज करके दे कैन मेक अ डैशबोर्ड बाय देमसेल्फ। ये तो देखो, हम ये तो मैंने ही बना लिया था क्लास में, वो तो मैंने एक्सप्लेन करते करते मैंने ही उनको बना के दिखाया है कि ठीक है चीजें कैसे बनती हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या ऑप्शन है हमारे पास में, राइट? एक ही डैशबोर्ड एक खुद से प्लान करेंगे, विजुअल्स खुद से डिसाइड करेंगे, एंड देन दे विल वर्क ऑन इट। ओके ओके। सो हाँ, एक तो वो मतलब वही है, एक तो डेटा प्ले वाला डेटा है जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला है, और एक बचे हुए डेटा सेट है जिसके अंदर किसी के अंदर सैलरी का डेटा सेट है, कोई जॉब्स का डेटा सेट है, इस तरह से है, ओपनिंग्स वगैरह का। तो उन सारे डेटा सेट को आई थिंक एक तो ये मर्ज कर सकते हैं जो बचे हुए हैं अपार्ट या फिर अदरवाइज इफ यू सजेस्ट दैट वे, तो हम एक काम कर सकते हैं, जो नया डैशबोर्ड बनाना होगा नहीं, इसलिए मैं इसीलिए अभी जो बात बोलने जा रही हूँ, मैं उसीलिए बोल रही थी कि ग्रुप में नहीं करना है, दैट शुड बी योर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट मैं ये सोच रही थी कि या तो ये खुद से ही जाके डेटा सेट डाउनलोड करते, और डाउनलोड करके उस पर एक डैशबोर्ड क्रिएट करते खुद से, मतलब जैसे वो डेटा सेट तो आई गेस उन्होंने एसक्यूएल और जो दूसरे कोर्सेज हैं उसके लिए भी वही सेम डेटा सेट यूज किया है ना? एक्सेल के लिए किया है, हाँ, एसक्यूएल तो किया नहीं है। हाँ हाँ, सो एक्सेल के लिए उन्होंने सेम डेटा सेट यूज किया है, तो मतलब थोड़ा वैरायटी भी मिल जाएगी। अगर सब लोग अपना अपना डेटा सेट अपने हिसाब से अलग निकालेंगे तो इनको वैरायटी भी मिल जाएगी, और मतलब अगर ये साथ में बैठ के बना भी रहे हैं तो ये अपने ना आइडियाज डिस्कस कर सकते हैं। मे बी अगर किसी को प्रॉब्लम आई है या समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है, तो वो डिस्कशन ये कर सकते हैं। बट इनका इंडिविजुअल डैशबोर्ड प्रोजेक्ट एक अलग होगा, मतलब एक अलग प्रोजेक्ट इनका रहेगा फॉर दैट, तो वैसे भी कर सकते हैं। ओके, तो मतलब डाउनलोड कहाँ से करेंगे? कैगल से। मैं दिखा देती हूँ कैसे कैगल पे जाके डाउनलोड करते हैं। तो वहां पे बहुत सारे डेटा सेट अवेलेबल है, हमें बस जाके सर्च करना है कि कौन सी कैटेगरी से डेटा सेट लेना है, कैसा डेटा सेट हमें चाहिए, तो वो उस हिसाब से जाके थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, बट वी कैन गेट। अच्छा, वैसे कैगल से, ओके। लाइक our thing was only कि they take a data set which is around data science, like or data play,
तो या तो अब जैसे एक्सेल में बना लिया है वो वाला एक, तो जो अभी इस बार वाला जो रजिस्ट्रेशन है, और बाकी वाले जो हैं वो डेटा साइंस के हैं। मतलब अगर ये लोग कोई कोई डाउनलोड करते हैं तो वो लाइक ये लोग रैंडम डेटा सेट डाउनलोड करेंगे। सो देखो वो मैं आपका कंसर्न समझ गई, बट क्या होता है ना कि अगर एक ही तरह के डेटा सेट पे वो काम करेंगे जैसे सब लोग, तो चीजें ना जो आइडियाज होते हैं ना वो कम आएंगे। हाँ हाँ राइट। जब हम वैरायटी ऑफ डेटा सेट्स पे काम करते हैं तो हमें सोचना पड़ता है, हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है ये चीज हम किस तरह दिखाएं, कौन सा विजुअल यूज करें, किस तरह का डैक्स लिख सकते हैं। सो देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स, इसकी मॉडलिंग कैसे होगी, सो ऑल दीज थिंग्स दे कैन थिंक बाय देयर ओन। ओके। तो ये जैसे जो ये छोटे पढ़ रहे हैं क्या, जैसे जो डेटा प्ले के अलावा, जैसे डेटा प्ले तो इन्होंने यूज कर लिया, उसके अलावा 3 डेटा सेट हैं जो अभी तक इन्होंने यूज नहीं किए हैं गिट में। हाँ गिट में मैंने देखे थे, एक पर है, ना हाँ उसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन है, मैंने टेबल्स हाँ देखी थी। वही। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए थोड़े कॉलम्स कम होंगे, मतलब केपीआईज बहुत कम मिलेंगे बनाने के लिए। अगर मल्टीपल टेबल का जैसे मल्टीपल टेबल का मॉडल अगर क्रिएट होता तो उसमें ज्यादा उनको पेजेस भी मिलते, थोड़ी स्टोरी लाइन भी अच्छी क्रिएट होती। ठीक है। ओके ओके ठीक है। तो हाँ मेरा ये था कि ये तीनों से या तो फिर इनको तीनों को मर्ज करके एक बन जाएगा डेटा अगर बढ़ाना है। तीनों को मर्ज करने वाली चीज मुझे देखनी पड़ेगी, वो रिलेटेड डेटा है क्या आपस में? नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड, लाइक देयर इज नो प्राइमरी की एज सच। हाँ तो फिर कैसे होगा, फिर तो मुश्किल आएगी। ओके ओके लाइक सही बात है, लाइक आई गेट योर पॉइंट। just like we wanted them to work on like real data, उसमें थोड़ा सा डमी वाला सीन हो जाता है। राइट। तो कैगल पे भी डमी डेटा सेट्स ही अवेलेबल होते हैं मोस्ट केसेस में। हाँ वही। रियल डेटा अवेलेबल मतलब हो सकता है कि किसी कंपनी की में भी केस स्टडी हो तो उस कंपनी का कुछ टाइम का डेटा अवेलेबल हो, पर उसमें भी अगेन कस्टमर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी, उसमें डमी ईमेल्स और ये सब ही अवेलेबल होगा। हो हाँ सकता है कुछ चीजें में भी नंबर्स अवेलेबल हो कंपनी की साइड से, बट वो नंबर्स मतलब एनोनिमस होंगे, तो डमी डेटा सेट ही रहता है वहां पे भी। it that like those data sets are just for practice, project development and everything. हाँ हाँ करेक्ट। हाँ तो वो पर ना वहां पे क्या होता है कि थोड़ा वॉल्यूम होता है डेटा में, ताकि हाँ कम से कम आप कुछ तो विजुअल क्रिएट कर पाओ उस वॉल्यूम पे। ओके ठीक है। so maybe like then we can give them a task to find a related data set which has volume and which can like they can express something from the power the dashboard. और उस पे वो इंडिविजुअल डैशबोर्ड अपना बना के दे कैन प्रॉपरली डॉक्यूमेंट इट, उसकी मतलब उसका क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो सोच रहे हैं उससे मतलब निकल सकता है, उससे क्या वो मतलब पूरा अपना डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करेंगे कि क्या सॉल्यूशन वो लोग प्रपोज कर रहे हैं, कैसे विजुअल्स वो लोग दिखाएंगे, वो सब कुछ वो लोग खुद से करेंगे। सो दे विल गेट अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कि कैसे एक डैशबोर्ड पूरा डिजाइन होता है फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है। ओके ये चीज कर सकते हैं। ओके ओके एंड इट इज नॉट अ ग्रुप प्रोजेक्ट क्लास, ग्रुप में बैठ के कोई नहीं बनाएगा, ग्रुप में बैठ के डिस्कस कर सकते हो प्रॉब्लम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझसे पूछना है, मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज जैसे अगर आपको लग रहा है आपके फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं, यू कैन डिस्कस विद देम कि चलो ठीक है ये इस तरह का डेटा है मेरे पास, मैं इसको कैसे विजुअलाइज करूं, मे बी टेक हेल्प फ्रॉम समवन। बट ग्रुप में बैठ के सेम डेटा पे काम नहीं करेगा कोई, अपने अपने डेटा सेट्स निकालो। क्लियर? ओके तो कल हमने डैक्सेस पढ़े थे, आज तो सिर्फ रिव्यू और बातें करने में 1 घंटा निकल गया। चलो ठीक है, आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन नाउ। कवर क्या था, क्या होता है, कैसे लिखते हैं, 2-3 फंक्शन हमने कल देखे थे। एनी डाउट इन दैट?
नहीं है, ठीक है, तो आगे का डिस्कस करते हैं. सो नेक्स्ट इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेजर्स. क्या होते हैं? मेजर्स भी दो तरीके के हो सकते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. तो इम्प्लिसिट मेजर इज नथिंग, जैसे कि अगर हमारी फाइल हमने लोड करी है अभी, जैसे जो प्रोजेक्ट हम लोड कर रहे हैं उसमें जो फैक्ट टेबल है उसके अंदर अगर हम देखें, लेट मी ओपन दिस, ये बैच 2 वाला है, ठीक है कोई बात नहीं. सो अगर ये टेबल अगर हम देखते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे देखो पावर बीआई ने खुद से पेशेंट एज पे समेशन लगा रखा है, पेशेंट नंबर पे समेशन लगा रखा है. फिर इफ यू सी फैक्ट टेबल पे भी देखो एडजस्टमेंट में समेशन है, एआर पे समेशन है, सीपीटी यूनिट, फैक्ट टेबल, पीके, ग्रॉस चार्जेस, पेशेंट नंबर, पेमेंट, सब पे समेशन लगा हुआ है. तो पावर बीआई क्या करता है, खुद से भी वो आइडेंटिफाई करता है. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, पावर बीआई खुद से डेटा टाइप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है व्हेनेवर वी आर लोडिंग डेटा इनटू पावर बीआई. तो जब पावर बीआई ने देखा अच्छा ठीक है कॉलम में नंबर टाइप का डेटा है, तो वो है ना डेटा व्यू के टाइम पे समेशन दिखा देगा कि ठीक है हम इस नंबर का सम निकाल सकते हैं, इस नंबर पे सम ऑपरेशन करा जा सकता है. बट फैक्ट टेबल प्राइमरी की, इसका सम कोई लॉजिक देगा? इज इट अ लॉजिकल सम ऑफ फैक्ट टेबल प्राइमरी की? नो, क्योंकि प्राइमरी की तो हमारी की है जो उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए यूज हो रही है कि ठीक है इस प्राइमरी की के कॉरेस्पॉन्डिंग सो एंड सो कॉलम्स पे डेटा है एक मे बी एक पेशेंट का, ठीक है. सो प्राइमरी की का समेशन इज नथिंग, लाइक इट इज नॉट गिविंग एनी सेंस. बट फिर भी पावर बीआई दिखाएगा क्योंकि उसको वो नंबर न्यूमेरिकल डेटा दिखाई दे रहा है, वहां पे वो नंबर टाइप का कॉलम है तो उसका समेशन किया जा सकता है. सो दिस इज इम्प्लिसिट मेजर. पावर बीआई खुद से एक मेजर क्रिएट कर रहा है. अब हम इसको मेजर क्यों बोल रहे हैं? जब हम पावर क्वेरी एडिटर में जाएंगे और एडवांस क्वेरीज में देखेंगे तो डेटा लोड होते टाइम इनका जो डेटा टाइप है वो वहां पे असाइन हो रहा है. एक तरह से इनका मेजर बन रहा है कि ठीक है दिस कॉलम इज ऑफ नंबर टाइप और मे बी इंट टाइप, वैरकैर टाइप, कैरेक्टर टाइप, जिस भी टाइप का कॉलम है, बुलियन टाइप का कॉलम है. सो वहां पे वो चीज बन रही है. सो दैट इज व्हाई इट इज अ इम्प्लिसिट मेजर. आई थिंक मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, गिव मी अ मिनट. So that is why it is a implicit measure automatically created by Power BI. ये Power BI खुद से बनाता है, comes directly from database. ठीक है, database से directly load हो रहा है Power BI में. Example, if we drag sales to value of table, Power BI will automatically submit. जैसे कि अगर मैं कोई कार्ड बनाऊंगी और वहां पे अभी भी हमारे पास जैसे डेटा है लाइक पेमेंट का डेटा है. सो अगर मैं पेमेंट को किसी कार्ड में ड्रैग करूंगी तो ऑटोमेटिकली सम दिखाएगा पहले मुझे, राइट? तो दिस इज explained in this line. If we drag a sales to a value of a table, Power BI will automatically sum it. Using drop down menu, we can define the aggregation, sum, average and count. Drop down menu कैसे, जो मैंने आपको शायद दिखाया था या नहीं दिखाया था, I don't remember. But अगर मैं overview पेज पे जाती हूँ, मैं किसी भी कार्ड का कार्ड को सेलेक्ट करती हूँ. सो सी यहाँ पे मुझे क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, सम ऑफ ग्रॉस चार्जेस. यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जब मैं क्लिक करूंगी तो हमें वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस मिलेंगे. तो अब मैं चाहूँ तो इसको सम रख सकती हूँ बाय डिफॉल्ट क्योंकि सम है. मैं चाहूँ तो इसका मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट निकाल सकती हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीडियन, ये सब कुछ चेक कर सकती हूँ, एवरेज निकाल सकती हूँ, राइट? सो इसमें ये ऑप्शंस हमें मिलते हैं पावर बीआई में. नाउ व्हाट इज एक्सप्लिसिट मेजर्स?
एक्सप्लिसिट मेजर इज समथिंग विच वी आर राइटिंग, जो मैंने आपको पिछली क्लास में लिखना बताया कि मेजर्स हम जो लिख रहे हैं वो एक्सप्लिसिट मेजर्स हैं. राइटिंग मेजर्स इन एक्सप्लिसिट वे, जो हम वहाँ रिबन में लिख रहे हैं, कॉलम्स क्रिएट कर रहे हैं, मे बी टेबल क्रिएट कर रहे हैं, दोज आर एक्सप्लिसिट मेजर्स. एग्जाम्पल है टोटल सेल्स इक्वल्स टू सम ऑफ सेल्स कॉलम इन ऑर्डर टेबल. So this is the explicit measure. Explicit measure offer us flexibility. कैसे ऑफर करते हैं वो भी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. Explicit measures prefer क्यों होते हैं, preferable क्यों रहते हैं? So they reduce confusion of what a measure is or does. क्यों? क्योंकि हम उनका nomenclature वैसे रखते हैं. अगर मैं ऑर्डर्स का सम बना रही हूँ तो मैं ऑब्वियसली मेजर का नाम रखूंगी समथिंग लाइक सम अंडरस्कोर ऑर्डर, टोटल ऑर्डर्स, ग्रैंड टोटल ऑफ ऑर्डर्स, समथिंग लाइक दैट. सो वहां से क्या होता है, कंफ्यूजन एलिमिनेट हो जाता है. जब हम ऐसे ही कॉलम्स की बात कर रहे हैं, जब टेबल में कॉलम्स हैं, ठीक है, जब कोई कॉलम है लाइक सेल्स, रेवेन्यू, ठीक है, तो वहां पे हमें समझ नहीं आ रहा है, इज इट अ सम ऑफ सेल्स, इज इट अ सेल्स ऑफ पर्टिकुलर मंथ और मे बी अ पर्टिकुलर डे, व्हाट इज इट, राइट? बट अगर हम एक्सप्लिसिट मेजर की बात करें तो हम लिख रहे हैं दिस इज द टोटल सेल्स. अब उसमें हम टाइम पीरियड भी डाल सकते हैं, टोटल सेल्स YTD, ईयर टिल डेट, मे बी MTD, मंथ टिल डेट, राइट? किस तरह का मेजर हम बना रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हम उनके नोमेनक्लेचर से क्लियर कर देते हैं. सो इट eliminates or reduce the confusion. Reusable within other measures. तो अब क्या कर सकते हैं कि अगर हमने कोई मेजर बनाया है, let's suppose total sales, और अगर हमें परसेंटेज निकालने के लिए टोटल सेल्स को यूज करना है in some other measure, so we can do that. हम दो अलग अलग मेजर बना के उनका सम, उनका वेराइटी ऑफ ऑपरेशंस लगा सकते हैं उनके ऊपर, ठीक है. उनको हम मे बी जैसे अगर टोटल सेल्स है, सॉरी, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट कि जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना हुआ. सो जो हमारी बाइंग कॉस्ट है, कॉस्ट वैल्यू है, और जो हमारी सेलिंग वैल्यू है, उन दोनों का हमने मेजर बनाया, वो कैलकुलेट कर लिया हमने सम करके, और टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमने उन दोनों मेजर्स को उठाया और सब्ट्रैक्ट कर दिया एक दूसरे से. सो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया, ठीक है. सो इस तरह से हम मेजर्स को रीयूज कर सकते हैं. कैन बी गिवन अ कस्टम नेम टू एक्सप्लेन इट्स फंक्शनैलिटी, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया. मेक्स मेंटेनेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉडल्स मोर सस्टेनेबल. जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं, छोटे डैशबोर्ड्स की बात नहीं करी अभी, तो हम काफी लो लेवल पे डेटा को हैंडल कर रहे हैं. जब बहुत बड़े डैशबोर्ड्स पे काम करते हैं, सो दीज taxes can be very complex, right? तो इनकी reusability, इनका जो clear nomenclature होता है, उस टाइम पे उसका जो debugging का प्रोसेस है या फिर उनकी complexity को हमें और ऑप्टिमाइज करना है, सो उस प्रोसेस को थोड़ा सा इजी बना देती है, थोड़ा इजी बनाती है. बट कॉम्प्लेक्स टैक्सेस पे काम करना इट इज अ वेरी टीडियस टास्क. और जो कि मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में भी बताया था कि टैक्सेस के साथ हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि दे शुड नॉट बी वेरी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज दीज मेजर्स, दीज टैक्सेस आर एग्जीक्यूटेड ऑन द रन टाइम. तो जैसे ही अगर मेरे क्लाइंट ने डैशबोर्ड ऑन करा है और वो देखना चाह रहा है डेटा, सो जितने टैक्सेस आपने लिखे हैं वो सब उस रन टाइम में एग्जीक्यूट होंगे. तो अगर आपने कोई ऐसा डैक्स बना दिया है जो कि बहुत हैवी डेटा को एग्जीक्यूट कर रहा है या उस पर कैलकुलेशन कर रहा है, तो वो डैशबोर्ड का परफॉर्मेंस लो कर देगा. वो डैशबोर्ड लोड होने में मे बी 1 मिनट 2 मिनट ले लेगा, 3-4 मिनट भी कई केसेस में हमने देखा है कि ले लेते हैं. सो दिस इज नॉट गुड. सो टैक्सेस को भी बहुत ध्यान से यूज करना होता है. एनी डाउट टिल नाउ? कोई डाउट नहीं है? कैन वी मूव फॉरवर्ड? ठीक है. सो इन नाउ कम्स द बेस्ट प्रैक्टिस.
कोई कुछ बोलना चाह रहा है? Okay. So now Ma'am? comes... Yes. Ma'am, how will we understand if it is complex or not, the DAX? It is a relative thing. क्या होता है कि कई बार हम छोटे डैशबोर्ड पे भी काम कर रहे होते हैं और हम बहुत कॉम्प्लेक्स डैक्स लिखते हैं और वो एग्जीक्यूट हो जाता है कम अमाउंट ऑफ टाइम में। क्यों? क्योंकि डेटा का वॉल्यूम कम है। और कई बार हमने बहुत सिंपल डैक्स भी लिखा होता है बट उस पे डेटा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो वो भी बहुत टाइम ले लेता है। सो इट इज अ रिलेटिव क्वेश्चन, बट वो यूसेज पे मतलब डिपेंड करता है। जब भी हम डैशबोर्ड बना रहे हैं और फिर जब हम लोड कर रहे हैं तो हमें बाद में परफॉर्मेंस एनालाइज करनी होती है कि ठीक है हमारे डैक्सेस कितना टाइम ले रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो अच्छा, मैंने आप लोगों को परफॉर्मेंस एनालाइजर का ऑप्शन बताया था जब एक्सप्लेन कर रही थी मैं सारे टैब्स। लेट मी शो यू अगेन। So there is a option Power BI gives us which is called, okay, अच्छा मुझे यहाँ पे करना है, which is called performance analyzer। तो परफॉर्मेंस एनालाइजर पे जब मैं क्लिक करूंगी तो देखो मुझे कुछ इस तरह की विंडो दिखाई देगी। अब ये क्या करती है, जैसे मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूंगी तो ये मेरे एक एक विजुअल को एनालाइज करेगी, एक एक डैक्स को एनालाइज करेगी, डैक्स आई मीन मेजर्स। सो वो सारी चीजों को एनालाइज करेगी और यहाँ पे बता देगी कि मेरे डैक्स विजुअल्स रिफ्रेश होने में कितना टाइम ले रहे हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे दिखता है कि मेरा कोई एक पर्टिकुलर विजुअल बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है रिफ्रेश होने में, सो आई विल वर्क ऑन दैट। मैं देखूंगी कि उस पर क्या चीज है जो बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। क्या डेटा का वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, मेरा डैक्स कॉम्प्लेक्स है, या फिर देयर इज समथिंग एल्स विच इज हैपनिंग, क्या ऑपरेशन हैवी हो रहा है यहाँ पे, और फिर मैं जाके उसको ऑप्टिमाइज करूंगी। दिस इज द इंटरनल टूल। there are certain external performance analyzer are also available मार्केट में, जिनको हम पावर बीआई के साथ डाउनलोड करके और उनको इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हैं। सो ये तो बहुत बेसिक चीज है। बहुत एडवांस एनालाइजर्स आ गए हैं जिसमें वो लोग मतलब वो एनालाइजर्स हमें ये तक आइडेंटिफाई करके देते हैं कि आपने जो डैक्सेस बनाए हैं वो आप अपने डैशबोर्ड में यूज भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो इफ वी हैव सम अनयूज्ड एक्सेस हम उनको डिलीट कर सकते हैं, आर्काइव कर सकते हैं, ताकि हमारी डैशबोर्ड का जो डेटा स्पेस है थोड़ा फ्री हो, वो आसानी से चीजों को एग्जीक्यूट कर सके, परफॉर्मेंस फास्ट हो। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? Okay, ma'am. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, सो अब डैक्सेस और मेजर्स लिखने के कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं। ऐसे तो हम कैसे भी लिख सकते हैं उनको, पर अगर उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके अगर हम लिखेंगे तो जब हम उनको वापस व्यू करने जाएंगे तो हमारे लिए वो इजी होगा समझना उनको कि एक्चुअली हमने लिखा क्या था। कई बार ऐसा होता है हम खुद ही डैक्स लिख देते हैं, लिखते टाइम हम लिख देते हैं, ठीक है, उस टाइम हमें समझ में आ रहा होता है हमने क्या लिखा है, चीजें आसानी से मतलब कैलकुलेट हो रही हैं, सब हमने वहां पे टेस्ट भी कर लिया है। बट व्हेन वी रीविजिट द डैक्स तो हमें उसको समझने में, हमारा ही लिखा डैक्स हमें समझने में 1-2 मिनट लग जाता है। हमें देखना पड़ता है कि अच्छा क्या लिखा था। सो देयर आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम आसानी से उसको रीड कर पाएंगे। इफ वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम उनको हम आसानी से डीबग कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज कीप डैक्स एंड मेजर्स ग्रुप टुगेदर। फर्स्ट थिंग जो कि मैंने आपको उस दिन भी बताई थी और ये हमने बनाया भी था, मेजर्स का एक अलग से हम टेबल, एम्प्टी टेबल क्रिएट कर लेते हैं जो एक अलग सेक्शन बना देता है डेटा टैब में, ठीक है। तो वहां पे हम अपने सारे मेजर्स को रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी हमें मेजर्स देखने होंगे तो हमारे मेजर्स हमें एक ही टेबल के अंडर दिखाई दे जाएंगे। अदरवाइज आपको पूरे डेटाबेस में मेजर्स अपने सर्च करने पड़ेंगे एंड दैट इज अ वेरी टीडियस टास्क। 1-2 मेजर्स हैं तब तो इट इज ओके, पर काम करते करते वी टेंड टू मेक मे बी
10 और 12 मेजर्स, तो उनको थोड़ा सा हैंडल करना, मेंटेन करना मुश्किल होता है. नेक्स्ट इज मेजर्स आर फ्री टू मूव टू एनी टेबल. जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ. अगर मैंने यहाँ पे कोई मेजर एम्प्टी टेबल क्रिएट करी है, सो मैं इस मेजर को उठा के किसी और टेबल में भी डाल सकती हूँ. आई एम फ्री टू डू दैट, बट आप यहीं पे रखोगे, दैट इज एडवाइजेबल. ठीक है. दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट विथ कैलकुलेटेड कॉलम विच बिलोंग्स टू ए स्पेसिफिक टेबल. अच्छा, एक और मतलब डेवलपर्स में थोड़ा सा ये वो रहता है पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि देखो, दो अप्रोच हो सकते हैं किसी भी डेवलपर के मेजर के साथ वर्क करने के, कि या तो डेवलपर चाहता है कि मेरे जो मेजर्स हैं जिस टेबल से रिलेटेड हैं उसी टेबल पे रहने चाहिए, तो उनको ट्रैक करना में भी इजी हो जाता है कि ठीक है, ये इसी टेबल के मेजर्स हैं, इसी टेबल से डेटा उठा रहे हैं, यहीं पे कैलकुलेशन कर रहे हैं और मुझे आउटपुट भी इसी टेबल से रिलेटेड मिलने वाला है. अनदर अप्रोच इज कि हमारे मेजर्स एक ही एम्प्टी टेबल के अंडर रहने चाहिए ताकि हम आसानी से उनको मैनेज कर पाए. ठीक है, तो अब ये दो अप्रोच है, विच एवर इज फिजिबल टू यू, बट दिस वन इज एडवाइज्ड कि आप मेजर्स को एक जगह रखो, क्योंकि आप टेबल के नाम तो मेजर्स के अंदर भी जाके ट्रैक कर सकते हो. जब हम कोई भी मेजर खोलेंगे, हमने कल भी कुछ मेजर्स बनाए थे, तो जब हम किसी भी मेजर को ओपन करेंगे और अगर हमने उस पर कोई टेबल यूज कर रखी है, तो देखो ये फॉर्मेट होता है कभी भी कोई भी कॉलम सेलेक्ट करने का मेजर के अंदर, जिसमें सबसे पहले आता है उस टेबल का नाम और फिर आता है उस टेबल का कॉलम का नाम. तो ये एक सिंटैक्स है, इसी तरह से लिखा जाता है. तो टेबल तो हम यहाँ से भी देख लेंगे कौन कौन सी टेबल यूज हो रही है, राइट. Next is format and comment with DAX. Okay. So use indentation to increase understanding. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आप काम कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, सबसे पहली चीज आपको बताई जाती है कि इंडेंटेशन पे ध्यान दो. अपने फंक्शंस बना रहे हो, ब्लॉक्स बना रहे हो, मे बी जो भी आप कोड लिख रहे हो उसमें इंडेंटेशन रखो, ताकि आप खुद भी पढ़ पाओ और कोई दूसरा भी आपके कोड को पढ़ने आए तो उसको देखने में अच्छा लगे कि अच्छा ठीक है, ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट यहाँ से जा रहा है एंड इट इज क्लियर कि फ्लो कैसे हो रहा है हमारा डेटा जो है, राइट. तो इंडेंटेशन रखो, इट इंक्रीजेस द अंडरस्टैंडिंग. शिफ्ट एंटर टू स्टार्ट अ न्यू लाइन. ये चीज किसी को पता थी अभी? या फिर इट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, आई नो, कि शिफ्ट एंटर जब हम करते हैं तो हम न्यू लाइन और एंटर भी अगर हम एंटर करते हैं, सो इन दैट केस कई बार ऐसा होता है कि एंटर चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए यूज हो रहा है. जैसे पावर बीआई में होता है. पावर बीआई में अगर आपने डैक्स लिखते टाइम एंटर प्रेस कर दिया, तो पावर बीआई के लिए वो एक कमांड है कि ठीक है, मैंने डैक्स लिख दिया है, नाउ इम्प्लीमेंट इट, नाउ सेव दिस. ठीक है, सो अगर हम डैक्स लिख रहे हैं पावर बीआई में, सो प्रेस शिफ्ट एंटर ताकि हम न्यू लाइन पे जा सके और अपना डैक्स की नेक्स्ट लाइन लिख सके. ठीक है. टैब टू इंडेंट. अगर आप जैसे डैक्स में वेरिएबल्स बना रहे हो तो टैब यूज करो इंडेंटेशन देने के लिए. ऐड कमेंट्स ऐड करना बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है. ऑलवेज ऐड कमेंट इन योर डैक्सेस, सो दैट अगर आप बाद में आके पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आपको कमेंट में ये पढ़ के समझ में आ जाए कि अच्छा डैक्स में एक्चुअली आप करना क्या चाह रहे थे, राइट. कि कौन सी फंक्शनैलिटी को यूज मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने डैक्स बनाया है, राइट. तो यूज कमेंट्स इन द डैक्स. यूज वेरिएबल टू इम्प्रूव योर फॉर्मूला. देखो, वेरिएबल्स हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं. ये होता है सिंटेक्स वेरिएबल यूज करने का. VAR यूज करना है. VAR इज द कीवर्ड और उसके आगे अपने वेरिएबल का नाम और आगे का एक्सप्रेशन. ठीक है. एंड देन जब आपका वेरिएबल जो भी आपने डिजाइन किया उसके लास्ट में हमें रिटर्न लिख देना है, ताकि जो भी वेरिएबल हम बना रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो इस नेम में रिटर्न हो जाए, ताकि ये नेम जब भी हम यूज करें तो उसमें वो वैल्यू स्टोर्ड रहे. ठीक है. Now stores the result of an expression. ठीक है, I have told you can be used as an argument to other measure. हाँ.
नाउ वेरिएबल जो हमने बनाया है, तो वेरिएबल हम दूसरे मेजर्स के अंदर यूज करने के लिए बनाएंगे। जैसे कोई एक बड़ा मेजर है जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल में उसको डिस्ट्रीब्यूट करो और लास्ट में सारे वेरिएबल्स यूज करके कैलकुलेशन अप्लाई कर दो। तो वेरिएबल्स एज एन आर्ग्यूमेंट भी यूज करे जा सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है? इम्प्रूव परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, रीडेबिलिटी इम्प्रूव होती है कि ठीक है हम आसानी से उसको रीड कर पाएंगे, डीबगिंग आसान हो जाती है, एंड कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस कर देते हैं वेरिएबल्स का यूज। एग्जाम्पल है कुछ, लेट सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया है सेल्स प्रायर ईयर, और हम प्रीवियस ईयर की सेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे कैलकुलेट, वी आर कैलकुलेटिंग सेल्स फ्रॉम सेल्स, सॉरी सेम पीरियड लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर सेम पीरियड की डेट उठा रहे हैं और उस टाइम की सेल्स हम इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं सेल्स प्रायर ईयर में। और देन अब जो करंट ईयर की सेल्स है, ठीक है, वो लेके हम पिछले ईयर की सेल्स को उससे माइनस कर दे रहे हैं सेल्स ग्रोथ देखने के लिए कि कितनी ग्रोथ हुई है हमारी सेल्स में। सो नाउ हमने एक वेरिएबल बनाया और उसको एक मेन फॉर्मूला में यूज कर लिया। इसका शायद एक और स्लाइड है, हाँ, सी लाइक दिस। सो सेल्स ग्रोथ इज अ मेजर जिसमें हमने अंदर एक वेरिएबल बनाया, उसको रिटर्न किया, और लास्ट में सेल्स ग्रोथ के अंदर हमने सेल्स माइनस सेल्स प्रायर ईयर यूज कर लिया। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज वेरिएबल्स। ठीक है, चलो अब कुछ चीजें हम खुद से बनाते हैं। शुड वी टेक अ ब्रेक? ब्रेक के बाद आके पावर बीआई में बनाए या फिर आई कैन कंटिन्यू? महिमा, स्टूडेंट्स, एनीवन? सब सो गए, कोई नहीं जग रहा क्लास में? किसी को पार्टी करने जाना था शाम को और मैंने क्लास बुक कर ली, ऐसा कुछ है? वीकेंड आई कैन अंडरस्टैंड। कोई क्या है, सब सो गए हैं, मतलब सब, मुझे लग रहा है ना सब चले गए हैं लगा लगा के कि ठीक है चल रही है क्लास। अच्छा ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ मे बी 5 minutes एंड देन कम बैक अगेन। आप सब वापस आ गए हो ना क्लास में? ठीक है, प्रैक्टिस वाला डैशबोर्ड नहीं ओपन कर रखा। सो हमने कल कुछ टैक्सेस बनाए थे। नाउ हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डैशबोर्ड्स को देखते हैं कि वर्क कैसे करते हैं। उनको हम वेरीफाई भी करेंगे कि अच्छा जो डैक्स से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और जो पावर बीआई खुद से कैलकुलेट करके दे रहा है उसमें कोई डिफरेंस है या नहीं, अदरवाइज मतलब या फिर वो सेम ही रिजल्ट हमें दे रहे हैं। ठीक है, वो चीज भी हम वेरीफाई करेंगे। मैम डेक्स और पावर क्वेरी में क्या डिफरेंस है? सो पावर क्वेरी क्या है कि इंटीग्रेटेड एक माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन है पावर क्वेरी। एक्चुअली इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन थी पहले, बट नाउ इट इज वर्किंग विथ एक्सेल एंड पावर बीआई टू
मेक डेटा एनालिसिस प्रोसेस ईजियर। तो उसमें पावर क्वेरी में क्या होता है, हमारे पास में ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम वहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं, और पावर क्वेरी एडिटर बैकएंड में उसकी क्वेरीज बाय डिफॉल्ट जनरेट करता रहता है, वहाँ पे हमें खुद जाके क्वेरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट डैक्सेस में क्या है कि हमें खुद जाके लिखना है, डिज़ाइन करना है उनको। नेक्स्ट थिंग इज पावर क्वेरी जो है वो जो भी चेंजेस कर रहा है, राइट, वो सारे चेंजेस जो हैं वो मेमोरी में सेव हो रहे हैं, वो स्पेस ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्पेस ले रहे हैं, राइट। आपने कोई भी अगर पावर क्वेरी एडिटर में भी अगर आपने कोई चेंज करा है, सो दैट चेंज इज टेकिंग सम स्पेस इन पावर बीआई। पर डैक्स में ऐसा केस नहीं है। अगर आपने कोई डैक्स लिखा है तो वो चाहे कॉम्प्लेक्स डैक्स है चाहे इजी डैक्स है, वो आपके रन टाइम पे ही एग्जीक्यूट होंगे, वो आपकी मेमोरी स्पेस को कंज्यूम नहीं करेंगे। ओके मैम। ठीक है, तो अब लेट्स मेक अ न्यू पेज। अब ये पेज सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए बना रही हूँ, यहाँ पे हम सिर्फ थोड़ा बहुत भी काम करेंगे। मेजर्स पे जाती हूँ, सॉरी, आई हैव टू मेक अ न्यू मेजर। और मैं इस मेजर का नाम रखती हूँ टोटल ट्रांजैक्शन। तो अब मैं करना क्या चाह रही हूँ, मैं एक बार आपको बताती हूँ। इसमें मेजर को मैं यहाँ पे ऐसे सेव करती हूँ। मैं आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मेजर के बीच में डिफरेंस दिखा रही हूँ कि वो काम कैसे कर रहे हैं, क्या वो सिमिलर तरीके से काम कर रहे हैं, क्या उनमें कोई डिफरेंस दिखाई देता है या नहीं, और हम उनको कैसे यूज करते हैं। तो इम्प्लिसिट मेजर्स तो हमने यहाँ यूज करें, तो मैं अब टोटल एडजस्टमेंट डैक्स लिख के कैलकुलेट करूंगी, और यहाँ पे एक टोटल एडजस्टमेंट मैंने इम्प्लिसिट मेजर से कैलकुलेट कर रखा है। Let it load. ओके, ठीक है। तो अब मैं पहले टोटल ट्रांजैक्शन जो डैक्स है हमारा, उसका डैक्स डिफाइन कर देती हूँ। तो हमें क्या चाहिए, हमें काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन चाहिए, ठीक है, कि अच्छा, यहाँ पे मैंने सम ऑफ ट्रांजैक्शन लिया है, मैं काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रही हूँ। और हम काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ से इम्प्लिसिटली भी लेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों में डिफरेंस दिख रहा है या नहीं। सो फॉर काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन आई विल राइट काउंट रोज यूज करूंगी मैं। काउंट रोज क्या कर रहा है कि उस टेबल की सारी रोज को काउंट कर लेगा। सो क्योंकि हमारी हर रो एक यूनिक ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है इन डिम ट्रांजैक्शन टेबल, तो मैं उसकी सारी रोज को काउंट कर लूंगी। और मैं अभी टेबल लूंगी डिम ट्रांजैक्शन एंड एंटर। ठीक है, मैं जाती हूँ पेज 1 पे। अब मैं 2 कार्ड्स लूंगी यहाँ पे। इस कार्ड में मैं पहले ट्रांजैक्शन टेबल से डिम ट्रांजैक्शन पीके जो है उसका काउंट ले लेती हूँ, ठीक है।
नाउ इन दिस सेकेंड कार्ड जो मैंने मेजर बनाया है टोटल ट्रांजैक्शन, उसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेती हूँ. सो वी कैन सी काउंट्स आर मैचिंग, मतलब कि दोनों सही कैलकुलेशन कर रहे हैं और नंबर्स आर मैचिंग, इम्प्लिसिट डैक्स में भी और एक्सप्लिसिट डैक्स में भी. ठीक है, बट नाउ डिफरेंस इज कि ये जो डैक्स है ये हमारा मेमोरी स्पेस ले रहा है, ये हमारा रन टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा है. जस्ट दैट डिफरेंस. ठीक है, सो वी हैव सीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेजर. अब मुझे आपको दिखाना था, अच्छा नेक्स्ट लेट्स कैलकुलेट sorry, let's make a new measure. अब मैं चाहती हूँ कि मैं देखना चाह रही हूँ कि हमारे जितने डॉक्टर्स हैं उनका जो एवरेज एफटीई है, मतलब एफटीई की वो कितना ऑक्यूपाइड है, जो एफटीई मेजर हमें बताता है, तो वो एवरेज क्या है उस एफटीई का वो कैलकुलेट करेंगे. सो वी कैन नेम दिस एवरेज एफटीई equals to, so like this we can calculate average. Now column का नाम select कर लेते हैं. I need dim physician provider FT column, and I will use the parenthesis, and this will be my text. अब इसको भी हम एक कार्ड में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं टू सी कि क्या एवरेज एफटीज आ रहे हैं. लेट्स सेलेक्ट अनदर कार्ड. So 0.76 is average FTE of our physicians, right? So this is how we can write DEX. हाँ, अब एक और चीज मुझे आपको बतानी थी, which is quick measures. Quick measure क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं? So quick measures क्या है कि यहाँ पे आपको कुछ set of measures already, मतलब set of examples already बने हुए मिलेंगे. ठीक है, आपको जस्ट जाना है, उनको सेलेक्ट करना है और उनमें कॉलम कौन से यूज करने हैं, मे बी वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, एंड वो आपको एक मेजर खुद से बना के दे देगा. तो किस तरह के ऑलरेडी बने हुए कॉलम्स है, जैसे देखो एवरेज पर कैटेगरी, फिल्टर्स, फिल्टर्ड वैल्यू, डिफरेंस फ्रॉम फिल्टर्ड वैल्यू, टाइम इंटेलिजेंस के मेजर्स, टोटल्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, टेक्स्ट. सो इस तरह के कुछ ऑलरेडी बने हुए मेजर्स हैं, आप उनको डायरेक्टली जाके यूज कर सकते हो. इसमें से मे बी कुछ कोई सिंपल हम थोड़ा ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं. अब यहाँ पे हमें डेटा वैल्यूज ऐड करनी है. अब मल्टीप्लिकेशन वाला कोई पैरामीटर है हमारे पास, किसी चीज को मल्टीप्लाई कर सके. छोड़ो, मल्टीप्लिकेशन नहीं, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो अगर हम पेमेंट माइनस एडजस्टमेंट करें, तो हमें पेमेंट माइनस एडजस्टमेंट करेंगे तो हमें एक्चुअल में हमारे हॉस्पिटल में कितना पेमेंट रिसीव हुआ है उसका डेटा मिल सकता है. ठीक है, सो लेट्स
डू दैट। मैं बेस वैल्यू लेती हूँ फैक्ट टेबल से पेमेंट, और सब्ट्रैक्ट मुझे करना है फैक्ट टेबल से एडजस्टमेंट को, एंड आई विल क्लिक टू ऐड। सी, तो एक नया मेजर ऐड हो गया हियर इन डिम लोकेशन। अच्छा, डिम लोकेशन में क्यों ऐड हुआ ये? चलो ठीक है, डिम लोकेशन में ऐड हुआ पेमेंट माइनस एडजस्टमेंट के नाम से, और यहाँ देखो कैसे कैलकुलेट हो रहा है। सी, सम ऑफ फैक्ट टेबल पेमेंट्स माइनस सम ऑफ फैक्ट टेबल एडजस्टमेंट, और ऐसे ही अपने आप हमें टैक्स बना के दे देगा। तो देयर आर दीज फ्यू टैक्सेस जहाँ पे आपको सिर्फ डेटा ऐड करना है और आपको टैक्स बन के मिल जाएगा। एनी डाउट्स टिल नाउ? कोई डाउट नहीं है? I think people are leaving the class. So, should I? Otherwise, everything is complete. तो वो हम कल की क्लास में ले सकते हैं। Yes. ठीक है। Bye everyone. Have a nice day.